सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था, मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पर कि सर जो सीड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको पढ़ा दीजिए यूट्यूब पर। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सीड से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हैं, सीड टेक के आप स्टूडेंट है या और भी कोई भी ब्रांच है, तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन आपके अभी नेट एग्जाम आने वाला है, वहाँ पर आएगा। इससे कुछ बच्चे जो सेमेस्टर एग्जाम पढ़ते हैं, सेमेस्टर में भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो बेसिक एक इंट्रोडक्शन, सीड जर्मिनेशन क्या होता है, रिक्वायरमेंट फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेट करने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं। देन टाइप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, यहाँ पर हम हाइपोजियल, इपीजियल, हाइपोपीजियल और विपेरी जर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ नया सीख के जरूर जाएंगे अगर आप वीडियो देखेंगे। यहाँ पर हम हाइपो इपीजियल जर्मिनेशन, शायद आपने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, तो उसको हम पढ़ने वाले हैं। देन फेजेस ऑफ जर्मिनेशन, जहाँ पर 100% आपका जो नेट एग्जाम है वहाँ पर क्वेश्चन बनता है। इससे बनना ही बनना आपका क्वेश्चन है कि यहाँ से जर्मिनेशन में फेजेस ऑफ जर्मिनेशन से क्वेश्चन आपका आएगा 100%। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग जर्मिनेटिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड जर्मिनेशन को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं। जैसे आपके इंटरनल फैक्टर्स कुछ होते हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जो कि सीड के अंदर नहीं प्रेजेंट है, बट वो सीड को अफेक्ट करते हैं। उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले जर्मिनेशन। तो बेसिक डिफिनेशन क्या होती है, जर्मिनेशन क्या होता है। अगर हम नॉर्मल एक अपने लैंग्वेज में बोलते हैं कि जर्मिनेशन क्या होता है, तो जब कोई भी सीड स्प्राउट करती है और अपना ग्रोथ करती है तो उसे हम जर्मिनेशन बोलते हैं। ठीक है, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। सो प्रोसेस बाय विच सीड स्प्राउट एंड बिगिंस टू ग्रो। क्या करती है सीड, क्या करती है, स्प्राउट करती है। जैसे आपने चना आप भिगोते होंगे तो देखते होंगे चना भीगने के बाद उसमें से स्प्राउटिंग हो जाती है। तो वो प्रोसेस क्या होता है कि जर्मिनेशन प्रोसेस आपका चलता रहता है। स्प्राउटिंग होगी जहाँ पर रूट और शूट डेवलप होंगे, रेडिकल और प्लूमल डेवलप होंगे, फर्दर वो रूट और शूट में डेवलप होते हैं। सो एक डिफिनेशन है जो कि मेरे को सही लगी कि आप लोग को जरूर देखना चाहिए। AOSCA, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड एनालिस्ट, 1981 में ये डिफिनेशन दी गई, जो कि जर्मिनेशन क्या होता है बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। ठीक है, सो आप नेट से देख सकते हैं, बहुत सारी डिफिनेशन है, आपको जो इजी लगे आप वो लिख सकते हैं। बट एक बेसिक डिफिनेशन क्या है जिसमें सभी चीज़ आपको समझ में आएगा, वो ये डिफिनेशन। सो जर्मिनेशन इज द इमरजेंस एंड डेवलपमेंट। जर्मिनेशन क्या है, किसी भी चीज़ का इमरजेंस और उसका डेवलपमेंट फ्रॉम द सीड एम्ब्रियो। कहाँ से, सीड एम्ब्रियो से इमरजेंस और डेवलपमेंट of those essential structures which indicate the ability of a seed to produce a normal plant under favorable condition। अब देखिए यहाँ पर आया कि सीड एम्ब्रियो से एसेंशियल स्ट्रक्चर का इमरजेंस और डेवलपमेंट। तो अब ये एसेंशियल स्ट्रक्चर्स आपके क्या होने वाले हैं, पहला आपका होगा रेडिकल, ठीक है, और प्लीम्यूल। फिर आपका एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, ये सब भी होते हैं। मेनली हम जो बोलते हैं रेडिकल और प्लीम्यूल, ये एसेंशियल स्ट्रक्चर है जो कि इमर्ज होंगे और डेवलप होंगे, जो कि फर्दर आपका चेंज होंगे। किसमें, रेडिकल आपका आगे चल के क्या बनता है, रूट, ठीक है, और प्लेम्यूल आपका आगे चल के क्या बनेगा, शूट। इससे आपके ब्रांचेस ये सब निकलेगा। ठीक है, सो इमरजेंस एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द सीड एम्ब्रियो, कहाँ से, सीड का अंदर जो एम्ब्रियो है वो जब वाटर एब्जॉर्व करेगा, इंजाइमेटिक एक्टिविटीज होंगी, ग्रोथ करेगा, तो उसमें से रेडिकल और प्लेम्यूल डेवलप होंगे। तो उन्हीं का इमरजेंस और डेवलपमेंट, जब ये इमर्ज हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो उनको फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन मिलेगी, तो एक नॉर्मल प्लांट में डेवलप होंगे। ठीक है, तो बेसिक सी डिफिनेशन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा क्या मतलब डिफिनेशन का था, एक एक चीज को मैंने समझा दिया है। और ये डिफिनेशन AOSCA, एसोसिएशन ऑफ ऑफिशियल सीड एनालिस्ट के 1981 में दी गई है। और बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जर्मिनेशन की डिफिनेशन दी, तो आप नेट से भी देख कर पढ़ सकते हैं। जर्मिनेशन के समय जो वाटर होता है वो सीड इम्बाइब करता है थ्रू अ नेचुरल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है, आपने जब मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ा होगा तो वहां पर आपने माइक्रोपाइल के बारे में सुना होगा। ठीक है, माइक्रोपाइल क्या होता है, एक नेचुरल ओपनिंग होती है जहां से पॉलन ट्यूब क्या करती है, ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर इंटर करती है। सो वो एक नेचुरल ओपनिंग होती है जहां से सीड भी क्या करती है, वाटर को इम्बाइब करती है। और वाटर को इम्बाइब करने के बाद उसके अंदर जो भी इंजाइम्स होती है वो एक्टिवेट होती है। जो भी एम्ब्रियो होता है डोरमेंट स्टेज में, वो उसकी जो डोरमेंसी वो ब्रेक होती है बिकॉज ऑफ द इंजाइमेटिक एक्टिविटी, और फिर वो रेडिकल और प्लीम्यूल के फॉर्म में बाहर निकलता है। ठीक है, सो ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन वाटर इज इम्बाइब्ड थ्रू नेचुरल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल एंड द डोरमेंट एम्ब्रियो
resumes growth and emerge from the seed in the form of radical which later develops into root and plumule which later develop into shoot. ऊपर जैसे बताया रेडिकल आपका किस में डेवलप हो जाएगा, रेडिकल आपका रूट में डेवलप हो जाएगा, इधर रूट में, और प्लूम्यूल आपका किस में डेवलप होगा, शूट में डेवलप होगा। ठीक है, इन ये चीज याद रखना है। एक और चीज बता देता हूँ, वो भी याद रखिएगा, वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेडिकल की कवरिंग को क्या बोलते हैं, कोलियोरिजा। ठीक है, रेडिकल की कवरिंग को कोलियोरिजा, COLEOH है, ये क्या है, HRIZA, कोलियोरिजा। और प्लूम्यूल की कवरिंग को क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहां से बनता है, रेडिकल की कवरिंग को कोलियोरिजा एंड प्लूम्यूल की कवरिंग को क्या बोलेंगे, कोलियोप्टाइल। तो ये था, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। रेडिकल आपका रूट में डेवलप होगा, प्लूम्यूल आपका शूट में डेवलप होगा, रेडिकल की कवरिंग को कोलियोरिजा बोलते हैं और प्लूम्यूल की कवरिंग को कोलियोप्टाइल बोलते हैं। ठीक है, देन इसके बाद आती है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर सीड जर्मिनेशन। किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीजन जिसे हम एयर भी कह सकते हैं। ठीक है, देन वाटर या मॉइस्चर, एक ही चीज़ है, जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, देन टेम्परेचर, लाइट एंड डार्क। अब एक ये इंपॉर्टेंट प्रभाव है, अ सीड नाइदर फियर्स लाइट नॉट डार्कनेस बट यूजेस बोथ टू ग्रो। सीड को ना तो लाइट से डर लगता है और ना ही डार्कनेस से, बट वो दोनों का यूज करती है ग्रो करने के लिए। अब बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें दो फैक्टर्स होने वाले हैं, वो है आपका वाटर और टेम्परेचर। वाटर, बहुत सारे विग्रेस एक्टिविटीज होती हैं, इंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, जिसके लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि वाटर रहेगा तो सीड हमारा क्या करेगा, बहुत सारी जो इंजाइम्स है वो एक्टिवेट होंगी, फिर जो फूड हमारा वो ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि फूड हमारा किस में होता है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में, जिनको जो कि सीड को माइक्रो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में चाहिए होता है। देन टेम्परेचर, ये हमारा स्पीसीज टू स्पीसीज आपका डिफर करता है, कि किसी स्पीसीज को जनरली एक टेम्परेचर होता है कि 20 से 26 से 20 से 25 के बीच में एक जनरल टेम्परेचर है जहाँ पर सीड जनरेट करती है, बट वो वेरी कर सकता है स्पीसीज टू स्पीसीज। देन उसके बाद आता है लाइट और डार्क। देखिए, लाइट और डार्कनेस, लाइट उन सीडों के लिए इंपॉर्टेंट होती है जो कि फोटोब्लास्टिक होती है। ठीक है, फोटोब्लास्टिक सीड, जो फोटोब्लास्टिक सीड्स होती हैं उनको लाइट की आवश्यकता पड़ती है, या जो फोटोडोर्मेंट सीड होती है उनमें लाइट की इंपॉर्टेंस होती है। जो ऐसी सीड जो कि डार्क में जर्मिनेट करती हैं उन्हें क्या बोलते हैं, स्कोटोब्लास्टिक। ठीक है, तो ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, अ सीड विच जर्मिनेट इन डार्क, तो उसे क्या बोल देंगे, स्कोटोब्लास्टिक। जो लाइट में, फोटोब्लास्टिक। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है। किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ऑक्सीजन, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, ये हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि सीड को चाहिए जर्मिनेट करने के लिए। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन। कितने प्रकार के जर्मिनेशन, तो अभी जैसे हमने डिस्कस किया था, इपीजियल, हाइपोजियल, हाइपोइपीजियल एंड विविपेरस जर्मिनेशन। ये आप लोग के लिए नया होगा, बहुत बच्चों ने नहीं सुना होगा, तो इसको भी हम देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं इपीजियल जर्मिनेशन। अब थोड़ा सा हम लोग को रिलेट करके पढ़ेंगे, क्योंकि हम भूलते क्या है इपीजियल और हाइपोजियल में, कि जैसे देखिए, इपीजियल क्या होता है, अ जर्मिनेशन इन विच कोटिलिडन पुश्ड अबव द सॉइल। ठीक है, इपीजियल में जो कोटिलिडन आपका है वो सॉइल के ऊपर आ जाता है, बट हाइपोजियल में जो कोटिलिडन रहता है वो बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे रह जाता है। बस दोनों में डिफरेंस यही है। और यहाँ पर आगे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं कि किस प्रकार की सीड में कौन सा जर्मिनेशन होता है, तो वो भी हम देखते हैं। सो इपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है, डायग्राम्स आप देख सकते हैं कि हमारा ये नॉर्मल सीड है, रेडिकल इमर्ज हो रहा है। देन जो ये कोटिलिडन है, ये कोटिलिडन अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर आ जाता है। बट वहीं अगर हाइपोजियल की बात करें तो जो हाइपोजियल में कोटिलिडन है वो हमारा बीनीथ द सॉइल, सॉइल के नीचे रहता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है। जहाँ इपीजियल जर्मिनेशन में ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ हाइपोकोटाइल, जो हमारा कोटिलिडन है वो ऊपर आ जाता है, और हाइपोइपीजियल में ड्यू टू द इलोंगेशन ऑफ एपिकोटाइल, प्लूम्यूल हमारा इमर्ज आता है बाहर। अब याद कैसे रखना, हाइपो, तो मैंने जैसे याद रखा हाइपो, हाइपो मतलब इनसाइड। ठीक है, हाइपो मतलब अंदर, तो मतलब जो जर्मिनेशन जहां पर कोटिलिडन अंदर रहेगा उसे क्या बोलेंगे, हाइपोजियल। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, आपका एग्जाम्पल, जितने भी डाइकॉट होते हैं उनमें सभी में क्या होता है, इपीजियल जर्मिनेशन।
बट हाँ कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे आपका अनियन हो गया। ठीक है, अनियन हमारा क्या है, इसमें होना चाहिए हाइपोजियल, क्योंकि ये क्या है, मोनोकॉट। कैसा है, मोनोकॉट, बट इसमें कैसा होता है, इपीजियल। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वो आगे आपको हाइपोजियल में भी देखने को मिलेगा। हाइपोजियल में क्या होता है, जर्मिनेशन इन विच कोटिलीडन रिमेन्स बीनीथ द सॉइल विच while the plumule is pushed upward above the soil। जिसे आप देख सकते हैं प्लूम्यूल आपका ऊपर आ गया, ठीक है, ड्यू टू रैपिड इलोंगेशन ऑफ द एपिकोटाइल, और जो कॉटिलीडन आपका है वो बीनीथ द सॉइल नीचे रह रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है इसके, मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल मोनोकॉट पीज, मोनोकॉट सीड, जितने भी मोनोकॉट सीड होते हैं उनमें आपका हाइपोजियल पाया जाता है, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, जैसे आपका ग्राउंडनट हमारा क्या है, डाइकॉट है, बट यहाँ पर क्या है, हाइपोजल पाया जा रहा है। पीज हमारा डाइकॉट है, चिकपी, पीज एंड पी सभी क्या है, डाइकॉट है, बट यहाँ पर हाइपोजल जर्मिनेशन देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक्सेप्शन है। एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ग्राउंडनट। ठीक है, 99% में केसेस में आपका ग्राउंडनट पूछा जाता है कि ग्राउंडनट किस प्रकार का जर्मिनेशन को शो करता है, तो हाइपोजल जर्मिनेशन। और अनियन को भी याद रखना है। देन थर्ड टाइप ऑफ जर्मिनेशन है हाइपोइपीजियल जर्मिनेशन। ये इसमें 90% बच्चे इस जर्मिनेशन को नहीं सुने होंगे, जहां पर एक ऐसे सीड जहां पर इपीजियल और हाइपोजियल दोनों जर्मिनेशन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपो इपीजियल जर्मिनेशन। से आपको नाम से पता चल रहा, हाइपो मतलब हाइपोजियल जर्मिनेशन, इपीजियल मतलब इपीजियल जर्मिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली इसका डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा प्लांट है, सॉइल है। ठीक है, ये हमारी क्या है, सॉइल है। तो ये एक कॉटिलीडन नीचे रहेगा और दूसरा कॉटिलीडन ऊपर। तो ये किस प्रकार की सीड में आपको देखने को मिलेगा, डाइकॉट। ठीक है, डाइकॉट में दो कॉटिलीडन्स होते हैं, एक कॉटिलीडन आपका नीचे रहेगा बीनीथ द सॉइल, दूसरा कॉटिलीडन पुश्ड अबव द सॉइल, सॉइल के ऊपर आ जाएगा। सो हाइपोजल जर्मिनेशन इज सीन मेनली इन, नॉट मेनली, इज सीन इन डाइकॉट। ठीक है, किसमें होता है, डाइकॉट सीड में। अब यहाँ पर पूछ दिखने वाला क्या बात है कि क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, एग्जाम्पल पूछा जाएगा, पेपिरोमिया परवियाना। ये जो एग्जाम्पल है ना, इसको आप लोग याद रखिएगा कि हाइपोइपीजियल जर्मिनेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, पेपिरोमिया परवियाना। अगर आपको सब्जेक्टिव लिखने का आएगा तो आप ये टाइप ऑफ जर्मिनेशन इंक्लूड करेगा, पक्का टीचर खुश हो जाएगा, आपको अच्छे नंबर देगा। ठीक है, तो ये रखिएगा पेपिरोमिया परवियाना, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। बाकी आप पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। देन नेक्स्ट है विविपेरस जर्मिनेशन। ठीक है, विविपेरस क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ जर्मिनेशन होता है जहां पर जो सीड जर्मिनेट करती है व्हेन इट इज स्टिल अटैच्ड टू द मदर प्लांट। जैसे आपने माइक्रो मैंग्रोव देखा होगा। ठीक है, तो वहां पर क्या है, प्लांट जो हमारी सीड है प्लांट के साथ अटैच रहती है, मदर प्लांट के साथ, और वो ग्रो करती है। सो इस प्रकार के जर्मिनेशन को बोलते हैं viviparous germination. The embryo grows out of the seed and then out of the fruit and projects form in the form of green seedling showing root and hypocotyle. In case of vivipary germination, abscission layer is not formed between the seed and plant. इसमें आपको यही याद रखना है, एब्सेशन लेयर जो होती है वो प्लांट और सीड के बीच में नहीं बनती है। ठीक है, कैसा, एब्सेशन लेयर नॉट फॉर्म्ड, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट फॉर्म्ड। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि एब्सेशन लेयर सीड और प्लांट के बीच में फॉर्म नहीं होती। हेयर द सीड डिपेंड्स ऑन द मदर प्लांट फॉर फूड एंड वाटर। जहां पर जो सीड है वो टोटली मदर प्लांट पर डिपेंड रहता है फूड और वाटर के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल क्या है, राइजोफोरा, तो याद रखिएगा। सो लाइक विविपेरिस जर्मिनेशन एक नेक्स्ट टाइप जर्मिनेशन होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग। ठीक है, प्री प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग। इसमें और विविपेरस में एक इम्पॉर्टेंट जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जो विविपेरस जर्मिनेशन होता है, जो हमारा सीड होता है वो मदर प्लांट पर, जो मदर प्लांट है उस पर डिपेंड रहता है न्यूट्रिएंट के लिए। बट प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग का जो सीड होता है वो मदर प्लांट पर डिपेंड नहीं रहता है। और दूसरा कि विविपेरस में कोई भी एब्सिशन लेयर फॉर्म नहीं होती है, बट इन केस ऑफ प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग वहां पर एब्सिशन लेयर फॉर्म होती है।
तो ये दो डिफरेंसेस हैं जो कि प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग और विविपेरस जर्मिनेशन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना है कि विविपेरस में मदर प्लांट पर डिपेंड होता है सीड, प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग में डिपेंड नहीं होता है। एब्सेशन लेयर फॉर्म होती है प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग में और विविपेरस पर नहीं फॉर्म होती है। और प्री हार्वेस्ट स्प्राउटिंग आपको मूंग बीन, सोयाबीन, उर्द बीन में देखने को मिलते हैं। इसके बाद देखते हैं फेजेस ऑफ जर्मिनेशन। ठीक है, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जो कि सीड के जब जर्मिनेट होती है सीड तो अकर होते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला है इमिबिशन, सीड वाटर को एब्जॉर्ब करेगी। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद सीड के अंदर बहुत सारे एंजाइमेटिक एक्टिविटीज होंगे, जहां पर हम देखेंगे फेज 1, फेज 2, फेज 3, जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, तो उनको देखेंगे। उसके बाद फिर बहुत सारे जब एंजाइम एक्टिवेट होंगे तो अपना वर्क करेंगे, रिस्पायरेशन होगा, जो एंजाइम्स हैं वो हमारा जो फूड मटेरियल उसको कन्वर्ट करेंगे स्टार्च में, शुगर में, तो फर्दर ये आगे प्रोसेस चलती है। तो फेजेस में हम देखते हैं पहला इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होता है? पहला प्रोसेस होता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, जहां पर सीड क्या है, वाटर को इम्बाइब करती है, एब्जॉर्व करती है थ्रू नेचुरल ओपनिंग कॉल्ड माइक्रोपाइल, जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था। और जो ड्राई सीड कोट होता है वो सॉफ्ट हो जाता है और परमिएबल टू वाटर एंड गैसेस, विच रिजल्ट इन स्वेलिंग ऑफ द सीड कोट। जब सीड हमारा वाटर इम्बाइब करती है, वाटर मॉइस्चर को एब्जॉर्व करती है, तो हमारा सीड कोट सॉफ्ट हो जाता है और जो सीड हमारी वो क्या होती है, स्वेल कर जाती है। ठीक है, हमने देखा होगा चना भिगोते हैं तो छोटा रहता है, जैसे आप भीग जाता है तो आपका क्या होता है, बड़ा हो जाता है। तो वैसे ही सीड हमारा क्या है, स्वेल कर जाती है। द एक्सटेंट टू विच imbibition occur is depend on three factors, namely composition of seed, seed coat permeability and water availability। ये आपके तीन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, किस एक्सटेंट तक इम्बिशन होगा वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है। पहला है कंपोजिशन ऑफ सीड, दूसरा है सीड कोट परमिएबिलिटी, कितना सीड कोट परमिएबल है। अगर सीड कोट इम्परमिएबल है तो वाटर हमारा एब्जॉर्व नहीं होगा। देन नेक्स्ट है वाटर की अवेलेबिलिटी, कितना एम्पल ऑफ वाटर अवेलेबल है कि नहीं। अगर ज़्यादा वाटर अवेलेबल है तो हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा जो हमारी सीड है अच्छा सा पानी अब्जॉर्व करेगी। कम वाटर अवेलेबल है तो सीड मॉइस्चर उतना ज़्यादा अब्जॉर्व नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और रेट ऑफ एम्बिशन होता है वो हमारा साइज पर भी डिपेंड करता है, मॉर्फोलॉजी पर और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सीड पर और टेम्परेचर पर, इन चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। अब साइज पर कैसे डिपेंड करता है, जो आपकी स्मॉल साइज होती है। ठीक है, साइज पर कैसे, जो आपकी स्मॉल सीडेड होती है, स्मॉल, वो उनका जो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू, वो सरफेस एरिया स्वेल पर ज़्यादा होता है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को एब्जॉर्व करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर इम्बिशन रेट आपका टेम्परेचर के साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इम्बिबिशन जो आपका होता है वो इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो आप एम्बिशन रेट आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो ये चीजें याद रखनी। और जो ड्राई एरियाज की सीड होती हैं, जैसे आपका क्या क्या बबूल, तो वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर को अब्जॉर्व करती हैं। जो भी ड्राई जोन की स्पीसीज होती है उनमें इमिबिशन रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको याद रखिएगा। अब इसके बाद आता है इंजाइम एक्टिवेशन। जब आपका सीड वाटर को एब्जॉर्व करेगी तो उसके अंदर बहुत सारी इंजाइमेटिक एक्टिविटीज होती हैं। अब यहाँ पर हम फेज 1, फेज 2, फेज 3, इसमें जो आपका मेन है फेज 1, फेज 2, फेज 3, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपके यहीं से बनने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए ड्यूरिंग फेज 1 वाटर इम्बिबिशन इज वेरी फास्ट विच एक्टिवेट द प्रोटीन सिंथेसिस एंड बिगिंस द रिस्पायरेशन। तो वाटर इम्बिबिशन फास्ट सबसे ज्यादा किस में होता है, तो फेज 1 में। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, इम्बिबिशन आपका क्या होगा, बहुत ज्यादा फास्ट होगा। इसके बाद भी इम्बिबिशन होता है बट यहाँ पर एक स्टेडी हो जाता है, एक नॉर्मल फिर चलता है। बट फेज 1 में वाटर का इम्बिबिशन बहुत ज्यादा तेज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, जो भी हमारी एंजाइम है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है और रिस्पायरेशन बिगिन हो जाती है। ठीक है, तो फेज 1 में क्या रखना है, इम्बिबिशन बहुत फास्ट कब होता है, फेज 1 में। आफ्टर दैट एंजाइम एक्टिवेशन फेज 1 से स्टार्ट होता है, फेज 2 तक चलता है। ठीक है, इसके बाद फिर हमारा फेज 3 में जैसे आता है तो रेडिकल इमर्ज होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ रेडिकल, मतलब जो रेडिकल आपका है वो इमर्ज कर जाता है। इसके बाद फिर आपका नॉर्मल जो रेडिकल इमर्ज हो गया, फिर रूट शूट बनेंगे और आपका जर्मिनेशन स्टार्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है। ड्यूरिंग फेज सेकेंड द सीड अंडरगो मेनी मेटाबॉलिक
process essential for germination. The water uptake during the seed phase second is steady. जैसे अभी बताया कि सेकेंड फेज के समय वाटर का अपटेक स्टडी हो जाता है नॉर्मल और कॉल्ड लैग फेज। ये क्वेश्चन आपका बनेगा यहाँ से, उस फेज को हम लोग लैग फेज के नाम से जानते हैं। सो फेज सेकेंड इज कॉल्ड एज लैग फेज। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, लैग फेज। इंपॉर्टेंट है। In phase second, root elongation is observed and root become functional. In phase third, roots are responsible for increased water uptake. तो रूट एलोंगेशन शुरू हो जाता है फेज सेकेंड से, उसके बाद फिर रूट फंक्शनल होती, और फेज थर्ड में इंक्रीज वाटर अपटेक, रूट फिर वाटर को एब्जॉर्व करना शुरू करती। तो ये चीजें थी जहां पर आपके क्वेश्चन बनने वाले। लैग फेज किसको कहते हैं, इम्बिशन रेट किस में होता है, इंजाइम एक्टिविटीज किस में होती हैं, तो ये सभी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट है ब्रेक डाउन ऑफ स्टोरेज टिश्यू। जब इंजाइम एक्टिविटी होंगी तो फिर हमारे जो स्टोर्ड फूड है, क्योंकि स्टोर्ड फूड हमारा किस फॉर्म में होता है, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होता है। ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स हमारा माइक्रो मॉलिक्यूल्स में डेवलप होंगे। ठीक है, जो कि आपका शुगर के फॉर्म में जो भी हमारा डेवलपिंग एम्ब्रियो है वहां तक पहुंचेंगे। They are hydrolyzed using enzyme to a smaller soluble molecule for transport. The starch are digested to sugar by enzyme digestase. ठीक है, जो स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट होता है किस एंजाइम के द्वारा, डाइजेस्टेज एंजाइम के द्वारा। शुगर आर soluble and can differ from cell to cell used in respiration. ठीक है, शुगर क्या होते हैं, soluble होते हैं, तो जो भी हमारा एम्ब्रियो है वो शुगर के फॉर्म में हमारा जो फूड है, स्टोर्ड मटेरियल, उसको एब्जॉर्व करता है। फैट्स आर डाइजेस्टेड टू फैटी एसिड, जो भी फैट्स है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होंगे कौन से एंजाइम के द्वारा, लाइपेज एंजाइम भी याद रखना। एंड प्रोटीन टू अमाइनो एसिड बाय एंजाइम प्रोटीज। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट, जहां पर डाइजेस्टेज शुगर को शुगर में चेंज करेगा स्टार्च को, लाइपेज फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को अमाइनो एसिड में कौन चेंज करेगा, प्रोटीज। तो ये सभी किसके अंदर हो रहा है, फंक्शनिंग सीड के अंदर हो रहा है। फिर सीड जाहिर सी बात है लिविंग है तो रिस्पायरेशन भी करेगी। रिस्पायरेशन रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है जर्मिनेशन के समय। ठीक है, और जहाँ पर एनर्जी मेनली हमारा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की वजह से जो एनर्जी है वो लिबरेट इन द कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन आर यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म। ये जो भी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको मैं हाईलाइट करते जा रहा हूँ, तो वो चीज़ याद रखिएगा। अगर आप सेमेस्टर हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं, उस पर आप देख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहां पर हम देखेंगे मेनली जो हमारा सीड जर्मिनेशन टेस्ट से रिलेटेड, क्योंकि टेस्ट से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। किस सीड में कौन सा टेस्ट करना चाहिए, इन बिटवीन पेपर में कौन सा करना चाहिए, सॉइल में कौन सा करते हैं, ठीक है, पेट्री प्लेट्स में कौन सा करते हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आपका क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ रेडिकल। रेडिकल आपका प्रोजेक्ट होता है, इमर्ज होता है। द एक्चुअल प्रोजेक्शन ऑफ रेडिकल सिग्नल दैट द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन हैज कंप्लीटेड। जैसे आपका रेडिकल इमर्ज हुआ तो इसका मतलब आपका जर्मिनेशन कंप्लीट हो गया। तो स्टार्टिंग से इमिबिशन से बिफोर प्रोजेक्शन ऑफ रेडिकल आपका जो भी प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, जर्मिनेशन का प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज, इससे पहले जो भी आपने पढ़ा इमिबिशन, एंजाइम एक्टिवेशन, रिस्पायरेशन, ये सभी क्या है, बिफोर इमर्जेंस ऑफ रेडिकल। इन जनरल सेल इलोंगेशन प्रोसीड्स सेल डिवीजन, ये याद रखना है। जनरली क्या होता है, सबसे पहले सेल इलोंगेट होता है, उसके बाद सेल डिवीजन होता है। बट कुछ केसेस में सेल इलोंगेशन और सेल इलोंगेशन पहले होता है, उसके बाद सॉरी सेल डिवीजन पहले होता है, उसके बाद सेल इलोंगेशन होता है। और कुछ केसेस में जैसे पाइन में आपका क्या होता है, सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन आपको सिमल्टेनियसली, मतलब सेल डिवीजन और इलोंगेशन एक साथ होता है। बट जनरल में क्या होता है, सेल इलोंगेशन प्रीसीड्स सेल डिवीजन। Thus, the projection of radical through the seed is initiated by cell elongation followed by cell division. मीन्स पहले आपका रेडिकल इमर्ज होगा, रेडिकल इलोंगेट होगा, इलोंगेशन के बाद फिर आपका सेल डिवीजन होगा मोस्ट ऑफ द सीड। बट कुछ केसेस जैसे हर जगह एक्सेप्शन होते हैं, वहां पर भी एक्सेप्शन है। लाइक इन चेरी में क्या होता है, सेल डिवीजन प्रीसीड्स सेल इलोंगेशन। तो एग्जाम्पल यहाँ से याद रखना, पाइन में आपका इलोंगेशन और डिवीजन एक साथ होता है, चेरी में आपका सेल डिवीजन प्रीसीड्स सेल इलोंगेशन। तो इतना ये चीजें याद रखना, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट वाइज, किसमें कौन सा देखने को मिलता है।
आफ्टर दैट सीडलिंग स्टेब्लिशमेंट, जर्मिनेशन आपका हो गया तो सीड हमारी सॉइल में स्टेब्लिश होगी, जहां से वो एब्जॉर्ब करेगी हमारा सॉइल न्यूट्रिएंट्स, वाटर न्यूट्रिएंट्स थ्रू द सॉइल, और उसके बाद थ्रू फोटोसिंथेसिस अपना जो भी फूड है वो कंस्ट्रक्ट करेगी। देन द जर्मिनेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड, ये पूरा आपका क्या हो गया, जर्मिनेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग जर्मिनेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सीड के जर्मिनेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पर हमने पढ़ा था एक्सटर्नल फैक्टर, जहाँ पर हमारा वाटर या मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर हो गया, देन ऑक्सीजन और लाइट। पूरा एक लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ूंगा, बट आपको समझा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे वाटर क्या है कि वाटर तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं बिना वाटर के सीड के अंदर कुछ होने वाला नहीं। जो भी हमारी फिजिकल केमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे वाटर के प्रेजेंस में ही होंगी, क्योंकि वाटर अगर हमारा सीड वाटर एब्जॉर्व करेगी तो सीड के अंदर जो एंजाइम है वो एक्टिवेट होंगी, और फिर फर्दर आपका जो भी वर्क है वो कम होगा। बाय इम्बाइबिंग वाटर सीड को बिकम सॉफ्ट एंड परमिएबल टू वाटर, ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर ईच germination stage starting from imbibition, enzyme activation, digestion of soluble complex food to soluble form and translocation of assimilation into living protoplasm। so water की जो necessity है वो हर एक स्टेज में आपको देखने को मिलेगी, जर्मिनेशन के समय, इम्बिबिशन के समय, एंजाइम एक्टिवेशन के समय, डाइजेशन के समय, तो सभी समय क्या है, वाटर की नीड होती है। So amount of water absorption rate depends on the kind of seed during germination and storage। किस प्रकार की सीड है उस पर डिपेंड करता है वाटर का एब्जॉर्प्शन। जैसे ऊपर बताया था कि टेम्परेचर के साथ आपका जो एब्जॉर्प्शन रेट है वो भी इंक्रीज करेगा, इस टेम्परेचर के साथ आपका जो इम्बिबिशन रेट है वो इंक्रीज होगा। हाउएवर एक्सेस ऑफ वाटर इज ऑलवेज डैमेजिंग, लेकिन अगर आपका पानी बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे फंगल डिसीज आपको कॉज होंगे, ठीक है। डैम लाइक डैम्पिंग ऑफ, यहाँ पर सीडलिंग आपका होगा और वहीं से खत्म हो जाएगा, ठीक है, सड़ने लगता है। तो डैम्पिंग और बहुत सारे जो फंगल डिसीज है वो प्रमोट होते हैं ड्यू टू एक्सेस ऑफ वाटर। तो नॉर्मल मॉइस्चर है वो बना रहे, बहुत ज़्यादा एक्सेस वाटर हमारा हार्मफुल होता है। इसके बाद क्या है, टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जर्मिनेशन के समय। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है मोस्ट ऑफ द सीड के लिए वो हमारा 20 से 26 डिग्री सेल्सियस होता है, बट ये हमारा डिफर करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। किसी स्पीसीज को कम टेम्परेचर चाहिए होता है 10, 20, 15, किसी को हाई टेम्परेचर 28, 29, देन 30, 35, तो वो डिफर करता है स्पीसीज टू स्पीसी। देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा रेस्पायरेशन के लिए जरूरत पड़ती है। इट ऑल्सो सप्लाइज एनर्जी बाई ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फूड को ऑक्सीडेशन होकर इस रिस्पायरेशन ऑक्सीजन भी हमारा एनर्जी को प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो रिड्यूस्ड एरिएशन डिक्रीज द जर्मिनेशन रेट ऑफ सीड वाटर प्लांट। अगर हमारा जर्मिनेशन जो भी हमारा ऑक्सीजन की लेवल कम होगा, ऑक्सीजन कम होगा तो हमारा जर्मिनेशन रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देन इसके बाद आता है लाइट। तो लाइट जैसे ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट जो हमारी फोटोब्लास्टिक सीड्स होती हैं वहाँ पर लाइट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, बट जो स्कोटोब्लास्टिक सीड्स हैं वहाँ पर लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, या बिल्कुल, क्योंकि वो हम जो स्कोटोब्लास्टिक सीड्स होती है वो किस में जर्मिनेट करेंगी, डार्क में। तो डार्क रहेगा तभी जर्मिनेट करेंगे, तो लाइट की नीड नहीं होती। बट कुछ ऐसी सीड्स होती हैं जो कि फोटोडोरमेंट हो। फोटोडोरमेंट का मतलब अगर वो लाइट के प्रेजेंस में आएंगी तभी उनकी डोरमेंसी ब्रेक होगी, नहीं तो उनकी डोरमेंसी ब्रेक नहीं होगी। सो लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोडोरमेंट सीड्स, ठीक है। जो कि फोटोडोरमेंट सीड है उनके लिए लाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे आने वाले वीडियो में जो भी जर्मिनेशन रिलेटेड और भी वीडियोस हैं जहाँ पर हम जर्मिनेशन टेस्ट को डिस्कस करने वाले हैं, तो उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और वीडियो आपको कैसा लगा और कौन किस किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।